गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। मैं आज चर्चा करूंगी मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमणों पर। मोहम्मद गौरी का भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। इस समय मुल्तान में कर्मार्थी जातियों का शासन था। कर्मार्थी जाति को इस्लाम द्रोही समझा जाता था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण को कर्मार्थी जाति सहन नहीं कर पाई और उसने आसानी से मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण भारत में 1176 ईस्वी में सिंध के उच्च क्षेत्र पर था। फरिश्ता के अनुसार इस समय उच्च क्षेत्र पर भट्टी राजपूतों का शासन था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भट्टी रानी को अपने जाल में फंसा लिया और भट्टी शासक की विष देकर हत्या करवा दी। उसके बाद उसने आसानी से उच्च क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। लेकिन अन्य इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर कभी भी भट्टी राजपूतों का शासन नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर मुसलमानों का शासन था। 1181 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर पर आक्रमण करने के बाद उसने सिंध के निचले हिस्से पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ पर सुम्र जाति का शासन था। सुम्र जाति ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर पर आक्रमण करके उसने सियालकोट को जीतकर वो वापस अपने साम्राज्य लौट गया। जैसे ही मोहम्मद गौरी लौटा, खुसरो मलिक ने सियालकोट को जीतने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने इसे यहाँ से भगा दिया। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1186 में पुनः आक्रमण किया लाहौर पर और अब खुसरो मलिक को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर उसे गर्जिस्तान भेज दिया, जहाँ पर 1192 ईस्वी में उसका वध कर दिया। 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बठिंडा पर आक्रमण किया। बठिंडा इस समय पृथ्वीराज चौहान की सैनिक चौकी हुआ करती थी। बठिंडा को जीतकर मोहम्मद गौरी ने मलिक जियाउद्दीन तुगलकी को नियुक्त किया और वहां से वापस अपने साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब ये सूचना पृथ्वीराज चौहान को लगी तो वो एक सेना लेकर बठिंडा की ओर चल दिया और 13 महीने के अथक प्रयासों के बाद उसने पुनः बठिंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैसे इसकी सूचना मोहम्मद गौरी को लगी तो रास्ते से पुनः भारत लौट आया और 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में आ डटा। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने गोविंद राव और खांडे राव के नेतृत्व में एक सेना मोहम्मद गौरी के विरुद्ध भेज दी। दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। गोविंद राव को मोहम्मद गौरी ने घायल कर दिया। दूसरी तरफ खांडे राव ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल होकर मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान में ही मूर्छित हो गया, लेकिन एक सैनिक की वफादारी से वो बच गया। मोहम्मद गौरी का सैनिक उसे युद्ध मैदान से बाहर निकाल ले गया और वो सुरक्षित रह गया। लेकिन इस युद्ध में निर्णायक रूप से मोहम्मद गौरी पराजित रहा। इसके बाद वो अपने साम्राज्य लौट गया। इस पराजय को वो नहीं भूल पाया और उसने भारत पर पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन अब उसको किसी भी प्रकार पृथ्वीराज चौहान से जीतना था और इसलिए उसने अपनी सेना का पुनः गठन किया और अपनी सेना में एक नया जोश भरा। एक साल बाद 1192 में वो 1,20,000 सेना के साथ पुनः भारत आया, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान को बुलावे में रखने के लिए एक दूत पृथ्वीराज चौहान के पास भिजवाया, कीवाम उल मुल्क। लेकिन हसन निजामी के अनुसार यह दूत था रुकनुद्दीन हमजा। उसको कहलवाया कि पृथ्वीराज चौहान गयासुद्दीन महमूद की अधीनता स्वीकार करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कहलाया कि वो तुरंत अपने देश लौट जाए। इस पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कहलवाया कि वह अपने भाई की आज्ञा से भारत आया है और जब तक उसका दूसरा आदेश नहीं आ जाता तब तक एक अस्थायी राजीनामा कर लिया जाए।
जिसमें दोनों सेनाएं युद्ध नहीं करेंगी और जब उसके भाई का आदेश आ जाएगा तो वो अपने देश लौट जाएगा। पृथ्वीराज चौहान इस बुलावे में आ गया और उसने युद्ध की तैयारी छोड़ दी। लेकिन मोहम्मद गौरी तो पूरे प्रण के साथ भारत आया था। उसे किसी भी तरह से पृथ्वीराज चौहान को हराना था और अब उसने पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर दी। उसने अपनी सेना को 40,000 सेना को 4 भागों में बांट दिया और पैदल सेना को आदेश दिया कि वो पूरी रात शिविर में रोशनी जलाकर रखे, जिससे पृथ्वीराज चौहान की सेना में यह भ्रम फैल जाए कि मोहम्मद गौरी की सेना शिविर में ही है, और हुआ भी यही। लेकिन इस बुलावे के साथ मोहम्मद गौरी ने अति सुबह ही पृथ्वीराज के शिविर पर आक्रमण कर दिया। इस समय यह स्थिति थी कि पृथ्वीराज की सेना के अधिकतर सैनिक निवृत्त होने के लिए गए थे। इस अचानक दावे को देखकर पृथ्वीराज की सेना तितर बितर हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन जब असफल होता हुआ दिखा तो वो वहाँ से भाग गया और अपने नेता को भागते हुए देखकर सेना और ज़्यादा तितर बितर हो गई और आसानी से पीछे हट गई। लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बीच में ही सिरसा के मैदान में पकड़ लिया। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया। ये मानना है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार। लेकिन दूसरी तरफ अन्य इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर ले गया, क्योंकि 1193 के अनेक सिक्के अजमेर में मिले हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख है। यानी कि 1193 तक पृथ्वीराज चौहान अजमेर में था और 1193 के बाद ही कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और जब इस षड्यंत्र की जानकारी मोहम्मद गौरी को मिली तो उसने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के घाट उतार दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण करके बयाना और ग्वालियर को जीत लिया। ये घटना है 1195-96 की और वो अब अंतिम बार उसने 1205 और 6 के मध्य भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण था खोखरों के विरुद्ध। लेकिन इस समय खोखर जाति ने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया और यह समय था 15 मार्च 1206 ईस्वी का और इसके साथ ही मोहम्मद गौरी का स्वर्णकाल समाप्त हो गया। अब आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।